नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं जो नेस्बो द्वारा लिखा हुआ जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल। अंश 3 बब्बर। अध्याय 37 2 बाउंसर। बर्बन एंड बीफ के वेटर ने अछूते एग्स बेनेडिक्ट को हटा दिया और ग्राहक को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखा। वह हर सप्ताह की हर सुबह यहाँ आता था, अखबार पढ़ता था और नाश्ता करता था। सच है कि कुछ कुछ दिन वह थका हुआ लगता था, लेकिन वेटर ने उसे आज जैसी हालत में पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा जब वह आया तो लगभग 2:30 बज चुके थे। मुश्किल रात सर। ग्राहक का सूटकेस उसके पास उसकी मेज की बगल में रखा था और सामने कहीं कुछ दूरी पर घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। हाँ, मुश्किल रात थी। मैंने काफ़ी कुछ किया। बढ़िया, किंग्स क्रॉस इसी के लिए है। कुछ और सर? नहीं धन्यवाद, मुझे हवाई जहाज़ पकड़ना है। वेटर ने अफसोस के साथ सुना। वह शांत नॉर्वेजियन को पसंद करने लगा था, जो थोड़ा अकेला लगता था लेकिन मिलनसार था और अच्छे टिप्स देता था। हाँ, मैं सूटकेस देख सकता हूँ। अगर इसका मतलब है कि अब आपसे काफ़ी समय तक मिलना नहीं होगा तो ये ऑर्डर मेरी तरफ से है। क्या आपको यकीनन मैं एक बर्बन जैक डैनियल पेश नहीं कर सकता? सड़क के लिए एक, जैसे कि? नॉर्वेजियन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, जैसे कि वेटर ने अभी अभी कुछ ऐसा सुझाव दिया था जो स्पष्ट था कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ग्राहक खुद उसके बारे में सोचने में कामयाब नहीं हुआ था। डबल आना प्लीज। कुछ साल बाद क्रिस्टन वापस ओस्लो चली आई थी। दोस्तों के माध्यम से हैरी को पता चला कि उसकी 2 साल की एक छोटी लड़की है, लेकिन अंग्रेज लड़के को लंदन में छोड़ दिया गया था। फिर एक शाम उसने उसे सार्डीन्स में देखा। करीब से उसने देखा कि वह कितनी बदल गई थी। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और बाल ढीले ढाले से लटके हुए थे। जब उसने उसको देखा तो उसके चेहरे पर एक प्रकार की घबराहट भरी मुस्कान तैर गई। उसने अपने बगल में खड़े संगीतकार मित्र कर्यटन, जिसे लगा कि शायद वह उसे पहचानता है, को नमस्ते कहा। वह सभी प्रकार की अप्रासंगिक चीजों के बारे में जल्दी और घबराहट से बात करती थी और हैरी को उन सवालों को पूछने का मौका नहीं देती थी जिनके बारे में वह जानती थी कि वह पूछना चाहता है। फिर उसने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी और क्रिस्टीन की बेतहाशा इशारे करने वाली बाहों की जगह अब धीमी उदासीन हरकतों ने ले ली थी। एक बार तो हैरी को लगा कि वह रो रही है, लेकिन तब तक वह इतना नशे में था कि वह निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता था। कर्यटन चला गया था। वापस लौट के उसने उसके कान में कुछ कहा। खुद को उसके आलिंगन से मुक्त करते हुए हैरी को एक दम्भी मुस्कान दी। फिर सभी लोग जा चुके थे और हैरी और क्रिस्टीन खाली कमरे में सिगरेट के पैकेटों और कांच के टुकड़ों के बीच तब तक बैठे रहे जब तक कि उन्हें बाहर नहीं निकाल दिया गया। ये कहना आसान नहीं है कि किसने दरवाजे से बाहर आने में किसको सहारा दिया या किसने होटल जाने का सुझाव दिया, लेकिन कैसे भी करके वे सेवॉय में पहुंच गए, जहां उन्होंने मिनी बार से थोड़ा सामान लिया और बिस्तर में घुस गए। बहुत देर हो चुकी थी, बेशक बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस्टीन अपना सिर तकिए में छिपाकर लेट गई और रोने लगी। जब हैरी सोकर उठा तो वह चुपचाप बाहर निकला और पोस्ट कैफे के लिए टैक्सी पकड़ ली, जो अन्य बार की तुलना में 1 घंटे पहले खुलता था, जहां वह बैठकर सोच रहा था कि सच कितनी देर हो चुकी थी। स्प्रिंगफील्ड लॉज के मालिक का नाम था जो। वह एक अधिक वजन वाला सहज व्यक्ति था, जिसने मितव्ययिता और विवेक के साथ किंग्स क्रॉस में लगभग 20 वर्षों तक अपना छोटा सा
थोड़ा साधारण सा प्रतिष्ठान चलाया था। ये इस जिले में सस्ती कीमत वाले होटलों के किसी भी अन्य होटल से न तो बेहतर था और न ही खराब, और यदि कोई शिकायतें होती भी तो बहुत ही कम। इसका एक कारण ये था कि जैसा कि पहले लिखा गया है, जो एक सहज व्यक्ति था। दूसरी बात ये थी कि वह हमेशा मेहमानों से पहले कमरा देख लेने पर जोर देता था, और यदि वे एक रात से अधिक के लिए भुगतान करते थे तो उन्हें $5 की छूट दी जाती थी। तीसरा और शायद निर्णायक कारण ये था कि वह उस जगह को बैकपैकर्स, शराबियों, नशेड़ियों और वेश्याओं से काफी हद तक मुक्त रखने में कामयाब रहा था। जिन लोगों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी जाती थी, उनके लिए भी जो को नापसंद करना कठिन था। स्प्रिंगफील्ड लॉज में किसी को भी घूरा नहीं जाता था या बाहर निकलने का आदेश नहीं दिया जाता था। एक खेदजनक मुस्कान और माफी के साथ कहा जाता था कि होटल भर चुका था, अगले सप्ताह में शायद रद्दीकरण हो सकता हो और उनका स्वागत है कि अगले हफ्ते फिर आ सकते हैं। जो कि चेहरों को पढ़ने की उल्लेखनीय क्षमता और झट से आवेदकों को निश्चित वर्गीकरण कर लेने के कारण वो लोगों को मना करने का काम एक पल की झिझक के बिना पूरा कर लेता था, और इसलिए शायद ही कभी ही बहसबाजी की परेशानी हुई हो। केवल बहुत ही दुर्लभ अवसरों पर जो ने एक संभावित ग्राहक को पहचानने में गलती की थी और उसे इसका बहुत पछतावा हुआ था। उसने इनमें से कुछ घटनाओं को याद किया जब उसने अपने सामने एक लंबे गोरे आदमी को अलग अलग किस्म के व्यक्तित्व दर्शाते हुए पाया। उसके सादे बढ़िया कपड़ों से पता चलता था कि उसके पास पैसा था, लेकिन उसे उन्हें खर्चने की मजबूरी नहीं महसूस होती। ये तथ्य कि वह एक विदेशी था एक बड़ी अच्छी बात थी। समस्याएं आमतौर पर ऑस्ट्रेलियाई ही पैदा करते थे। स्लीपिंग बैग वाले बैकपैकर्स का मतलब अक्सर बेतरह पार्टियां और गायब तौलिए होते थे, लेकिन इस आदमी के पास एक सूटकेस था और ये अच्छी हालत में लग रहा था, जिससे पता चलता है कि वह लगातार घूमता नहीं रहता था। सच है, उसने दाढ़ी नहीं बनाई थी, लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था जब उसके बालों ने नाई की दुकान के अंदर के हिस्से को देखा था। इसके अलावा उसके नाखून साफ सुथरे और कटे हुए थे और उसकी पुतलियां अपेक्षाकृत सामान्य आकार की थीं। इन सभी अच्छी धारणाओं और इस तथ्य से कि उस व्यक्ति ने नॉर्वेजियन पुलिसकर्मी के रूप में आईडी के साथ काउंटर पर एक वीजा कार्ड रखा था, उसका सामान्य माफ करें लेकिन उसके गले में ही फंस गया था। इसमें कोई शक नहीं कि वह आदमी नशे में था, यहाँ तक कि धुत था। मुझे पता है कि आप जानते हैं कि मैंने थोड़ी पी हुई है, उस आदमी ने आश्चर्यजनक रूप से अच्छी अस्पष्ट अंग्रेजी में कहा जब उसने जो की झिझक पर ध्यान दिया। चलो मान लेते हैं कि मैं कमरे में गड़बड़ करता हूँ, बस मान लेते हैं। टीवी और बाथरूम का शीशा तोड़ देता हूँ और कालीन पर उल्टी कर देता हूँ। इस तरह के काम पहले भी हो चुके हैं ना? क्या $1000 की जमा राशि इसे कवर करेगी? खैर, मैं खुद को इतना नशे में रखने का इरादा रखता हूँ कि मैं ज्यादा शोर नहीं कर पाऊंगा, अन्य मेहमानों को परेशान नहीं कर पाऊंगा या गलियारे या रिसेप्शन में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे डर है कि हमारे सारे कमरे इस सप्ताह पूरी तरह से भरे हुए हैं। शायद बर्बन एंड बीफ में ग्रेग ने इस जगह की सिफारिश की और मुझे जो को अपना सम्मान देने के लिए कहा। क्या वह तुम हो? जो ने आदमी का अध्ययन किया। मुझे इसके लिए पछतावा मत होने देना, उसने कमरा नंबर 73 की चाबी देते हुए कहा। हेलो, हाय बर्गिता, हैरी बोल रहा हूँ। मेरे घर में एक मेहमान है हैरी, ये ठीक समय नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता था कि मेरा इरादा नहीं था। सुनो हैरी, मैं गुस्सा नहीं हूँ और कुछ बुरा नहीं हुआ है। सौभाग्य से तकलीफ कम होती है जब आप किसी लड़के को बमुश्किल से 1 हफ्ते से जानते हो,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अब मुझसे संपर्क न करो, ठीक है? अरे नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मेरे घर एक मेहमान है, तो मैं तुम्हारे यहाँ बचे हुए दिनों के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि तुम्हारी नॉर्वे की यात्रा सुरक्षित हो। अलविदा। अलविदा। टेडी मोगाम्बी को सैंड्रा का स्कैंडिनेवियाई पुलिसकर्मी के साथ रात बिताना पसंद नहीं था। उसने सोचा कि इसमें से परेशानी की बू आ रही है। जब उसने उस आदमी को लड़खड़ाते हुए पैरों और झूलती हुई बाहों के साथ डार्लिंगहर्स्ट रोड पर चलते देखा, तो उसकी पहली प्रवृत्ति पीछे हटने और भीड़ में खो जाने की हुई थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने अपनी बाहें फैला दी और पागल नॉर्वेजियन का रास्ता रोक दिया। उस आदमी ने उसके पास से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन टेडी ने उसका कंधा पकड़ लिया और उसे घुमा दिया। क्या तुम पुराने दोस्तों को नमस्ते नहीं कहते दोस्त? साथी ने उसे धुंधली आंखों से देखा। दल्ला, मुझे आशा है कि सैंड्रा उम्मीदों पर खरी उतरी होगी अफसर साहब। सैंड्रा, अब मुझे देखने दो। सैंड्रा अच्छी थी। वह कहाँ है? वह आज शाम को छुट्टी पर है, लेकिन शायद मैं अफसर साहब को किसी और चीज से प्रलोभित कर सकता हूँ। हैरी अपना संतुलन खोजने के लिए लपका। सही सही, चलो दल्ले, मुझे लुभाओ। टेडी हंसा। इस तरफ अफसर साहब। उसने क्लब की सीढ़ियों से नीचे नशे में धुत पुलिसकर्मी को सहारा दिया और मंच के दृश्य वाली एक मेज पर उसे बैठाया। टेडी ने अपनी उंगलियां हिलाईं और एक कम कपड़े पहने महिला तुरंत सामने आ गई। कृपया 2 बियर एमी और पेरी को हमारे लिए नृत्य करने के लिए कहो। अगला प्रदर्शन 8 बजे तक नहीं है मिस्टर मोगाम्बी। इसे एक अतिरिक्त प्रदर्शन मान लो। अभी एमी? सही है मिस्टर मोगाम्बी। पुलिस अधिकारी के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। मुझे पता है कौन आ रहा है, उसने कहा। हत्यारा, हत्यारा आ रहा है। कौन? निक केव। निक कौन? और सुनहरे बालों वाली गायिका, वह भी शायद विग पहनती है। सुनो। तेज डिस्को संगीत बंद कर दिया गया था और पुलिसकर्मी ने जैसे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा संचालित करने के लिए दोनों तर्जनी को हवा में रखा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैंने एंड्रू के बारे में सुना, टेडी ने कहा। इतना भयानक कि शब्द काफी नहीं है। बहुत भयानक। मेरी जानकारी में उसने फांसी लगा ली थी। आखिर इतना खुश मिजाज आदमी क्यों? पुलिसकर्मी ने कहा। सैंड्रा विग पहनती है। ये उसके बैग से गिर गई थी। यही कारण है कि जब मैं उससे मिला तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। यहीं, इसी जगह एंड्रू और मैं वहां बैठे थे। मैंने उसे पहले भी डार्लिंगहर्स्ट में कुछ एक बार देखा था, लेकिन तब उसने विग पहन रखी थी, एक सुनहरे बालों वाली विग। वह अब इसे क्यों नहीं पहनती? हाँ, पुलिस अधिकारी को सुनहरे बालों वालियां पसंद हैं। फिर मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको पसंद आएगा। क्यों? टेडी ने कंधे उचकाए। सैंड्रा, हाल ही में किसी आदमी ने उसे थोड़ा झंझोड़ दिया था। सैंड्रा ने कहा कि इसका विग से कुछ लेना देना है और उसने कुछ समय के लिए इसके इस्तेमाल को रोकने का फैसला किया। यदि वह आदमी फिर से सामने आ गया तो? कौन? मुझे नहीं पता अफसर साहब, और अगर मालूम भी हुआ तो मैं नहीं बताऊंगा। हमारे कार्यक्षेत्र में गोपनीयता एक गुण है। मुझे यकीन है कि आप भी इसकी सराहना करेंगे। मैं नाम याद रखने में बहुत बेकार हूं, लेकिन क्या आपका नाम रॉनी नहीं है? हैरी, मुझे सैंड्रा से बात करनी है। उसने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष किया और एमी के हाथ में बियर की ट्रे को लगभग गिरा ही दिया। वह मेज के पार लड़खड़ाता हुआ गया। क्या तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है दल्ले? टेडी ने एमी को हाथ के इशारे से दूर जाने को कहा। सैद्धांतिक रूप से हम ग्राहकों को अपनी लड़कियों के पते या फोन नंबर नहीं देते हैं।
सुरक्षा कारणों की वजह से। आप समझते हैं, है ना? टेडी को अपनी पहली प्रवृत्ति का पालन न करने का पछतावा हो रहा था। उसे शराबी और कठोर नॉर्वेजियन से दूर रहना चाहिए था। मैं समझता हूँ, मुझे नंबर दो। टेडी मुस्कुराया। जैसा कि मैंने कहा, हम देते नहीं अभी। हैरी ने चमकदार ग्रे सूट जैकेट के कॉलर को पकड़ा और विस्की और उल्टी की बदबू की मिश्रित सांस टेडी के चेहरे पर फेंकी। स्पीकरों से तारों वाले वाद्यों की मधुर धुन रिस रही थी। मैं 3 तक गिनूंगा अफसर साहब। यदि आपने जाने नहीं दिया तो मैं इवान और जेफ को बुला लूंगा। इसका मतलब होगा पिछले दरवाजे से हवाई निकास। पिछले दरवाजे के बाहर सीढ़ियां हैं, 20 खड़ी ठोस सीढ़ियां। हैरी मुस्कुराया और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। क्या इससे मुझे डर जाना चाहिए? तुम खूनी कमीने दल्ले, मेरी तरफ देखो। मैं इतना क्रोधित हूं कि मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। मैं साला विनाशी हूं यार। जेफ, इवान। बार के पीछे से परछाइयों की हलचल हुई। जैसे ही उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, टेडी ने झटके से खुद को हैरी की पकड़ से मुक्त कर लिया। उसने धक्का दिया और हैरी पीछे की ओर लुढ़क गया। वह फर्श पर कुर्सी और मेज को अपने साथ लेते हुए गिर पड़ा। उठने के बजाय वह वहीं पड़ा हंसता रहा जब तक कि जेफ और इवान नहीं आ गए और टेडी पर सवालिया दृष्टि डाली। इसे पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दो, टेडी ने कहा, ये देखते हुए कि पुलिसकर्मी को एक कपड़े की गुड़िया की तरह उठा के डिनर जैकेट पहने एक काले मुक्केबाज ने अपने कंधे पर डाल दिया था। टेडी ने अपने क्रीज मुक्त सूट की जैकेट को सीधा करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आजकल लोगों की दिक्कत क्या है। इवान आगे चला और दरवाजा खोला। आखिर इस आदमी ने लिया क्या है? जेफ ने कहा, ये इतना हंस रहा है कि कांप रहा है। फिर देखते हैं कि यह कितनी देर तक हंसता है, इवान ने कहा। इसे यहीं नीचे रख दो। जेफ ने हैरी को अपने पैरों पर खड़ा किया और वह दोनों व्यक्तियों के सामने झूलता हुआ खड़ा हो गया। क्या आप एक रहस्य रख सकते हैं श्रीमान? इवान ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा। मैं जानता हूं कि यह एक गैंगस्टर से जुड़ी रटंत है, लेकिन मुझे हिंसा से नफरत है। जेफ दबी हंसी हंसा। नहीं जेफ, मैं वास्तव में नफरत करता हूं। किसी से भी पूछ लो जो मुझे जानता हो, वे तुम्हें कहेंगे कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इवान सो नहीं पाता, उदास हो जाता है। दुनिया किसी भी गरीब आदमी के लिए वैसे ही इतनी मुश्किल जगह है कि हम हाथ पैर तोड़कर चीजों को और खराब न करें, है ना? तो बस घर जाओ और हम यहाँ और कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे, ठीक है? हैरी ने सिर हिलाया और अपनी जेबों को कुछ ढूंढने के लिए टटोला। भले ही आज शाम आप गैंगस्टर हैं, इवान ने कहा। आप? उसने हैरी की छाती में तर्जनी घुसाई। आप? इवान ने दोहराया और थोड़ा जोर से धक्का दिया। सुनहरे बालों वाला पुलिस अधिकारी खतरनाक ढंग से लड़खड़ा गया। आप? हैरी अपनी एड़ियों पर झूलते रहा था और अपनी बाहें लहरा रहा था। उसने ये देखने के लिए मुड़कर नहीं देखा कि उसके पीछे क्या था। उसे पहले से ही पता था। जैसे ही उसकी नशीली आंखें इवान से मिली, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह पीछे की ओर गिरा और पहली सीढ़ी से टकरा के कराहा। नीचे लुढ़कते समय फिर कोई आवाज नहीं आई। अध्याय 38। स्पीडी नामक शख्स। जो ने सामने के दरवाजे पर खरोंचने की आवाज सुनी और कांच के माध्यम से नए मेहमान को देखा, आगे को दोहरा हो गया। उसे पता था कि उसने अपनी दुर्लभ गलतियों में से एक की है। जब उसने दरवाजा खोला तो मेहमान उस पर गिर पड़ा। यदि जो का गुरुत्वाकर्षण का निम्न केंद्र न होता तो वे दोनों गिर गए होते।
जो हैरी का हाथ अपने कंधे पर रखने में कामयाब रहा और उसे रिसेप्शन में एक कुर्सी तक खींच ले गया जहां वह उसका निरीक्षण कर सकता था। ऐसा नहीं है कि जब उसने चेक इन किया तो वह सुनहरे बालों वाला शराबी कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अब वह वास्तव में बहुत बुरा लग रहा था। उसकी एक कोहनी पर गहरा घाव था जिसमें से जो लाल मांस को चमकता हुआ देख सकता था। एक गाल सूज गया था और उसकी नाक से खून गंदी पतलून पर टपक रहा था। उसकी कमीज फटी हुई थी और जब भी वह सांस लेता था तो उसकी छाती खड़कती थी, लेकिन कम से कम वो सांस ले रहा था। क्या हुआ? जो ने कहा। कुछ सीढ़ियों से गिर गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। जो कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन सांसों की आवाज़ से उसे लगा कि उसकी एक या दो पसलियों का काम हो गया है। उसने कुछ एंटीसेप्टिक मलहम और पट्टियां ढूंढी, जितना उससे अच्छे से हो सकता था। मेहमान को पट्टी बांधी और अंत में एक नथुने में थोड़ी रुई डाली। जब जो ने उसे दर्द निवारक दवा देने की कोशिश की तो हैरी ने अपना सिर हिला दिया। मेरे कमरे में दर्द निवारक सामान है, उसने हांफते हुए कहा। आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, जो ने कहा। बीमार डॉक्टर नहीं, मैं कुछ घंटों में ठीक हो जाऊंगा। आपकी सांसें ठीक से नहीं चल रही हैं। कभी नहीं चली। दमा, मुझे बिस्तर पर कुछ घंटे रहने दो और मैं तुम्हारे सर पर से टल जाऊंगा। जो ने आह भरी। वह जानता था कि वह दूसरी गलती करने वाला है। भूल जाओ, उसने कहा। आपको कुछ घंटों से ज्यादा की जरूरत है। वैसे भी ये आपकी गलती नहीं है कि सिडनी में सीढ़ियां इतनी खतरनाक हैं। मैं सुबह आऊंगा। उसने अतिथि को उसके कमरे में जाने में मदद की, उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके जूते उतार दिए। मेज पर जिम बीम की 3 खाली और 2 बंद बोतलें थीं। जो शराब का सेवन नहीं करता था, लेकिन वह इतनी जिंदगी जी चुका था कि उसे पता था कि आप किसी शराबी के साथ किसी भी विषय पर बहस नहीं कर सकते। उसने एक बोतल खोली और उसे बेडसाइड टेबल पर रख दी। वो व्यक्ति जिस भी हालत में उठेगा तो उसकी हालत खराब ही होगी। क्रिस्टल कैसल, हेलो। हेलो, क्या मैं मार्गरेट डॉसन से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। मैं आपके बेटे की मदद कर सकता हूँ अगर आप मुझे बता दें कि उसने इंगर होल्टर को मार डाला है। क्या? ये कौन है? एक मित्र। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा श्रीमती डॉसन, यदि नहीं तो आपके बेटे का कुछ नहीं हो सकता। क्या आप समझ रही हैं? क्या उसने इंगर होल्टर को मार डाला है? ये क्या है? ये कोई मजाक है क्या? इंगर होल्टर कौन है? आप इवांस की माँ हैं श्रीमती डॉसन। इंगर होल्टर की भी एक माँ थी। केवल आप और मैं ही हैं जो आपके बेटे की मदद कर सकते हैं। मुझे बता दीजिए कि उसने इंगर होल्टर को मार डाला है। आप मुझे सुन रही हैं? मैं सुन सकती हूँ कि तुम शराब के नशे में हो। मैं अब पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। कह दीजिए। मैं अब फोन रख रही हूँ। कहो कमीनी औरत। बरगिता के कार्यालय में आते ही एलेक्स टोमारोस ने अपनी बाहें अपने सिर के पीछे रखी और कुर्सी पर पीछे होके बैठ गया। बैठो बरगिता। वह टोमारोस की साधारण डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठी और एलेक्स ने इस मौके का फायदा उसको अधिक बारीकी से देखने के लिए किया। उसे वह थकी हुई लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह चिड़चिड़ी लग रही थी और सामान्य से भी अधिक पीली थी। कुछ दिन पहले एक पुलिसकर्मी ने मुझसे सवाल जवाब किया था बरगिता। कोई श्रीमान होली, एक विदेशी। बातचीत के दौरान ये सामने आया कि वह यहाँ के कुछ कर्मचारियों से बातचीत कर रहा था और उसके पास एक ऐसी जानकारी थी जो नासमझी की वजह से दी गई थी। जाहिर है कि हम सभी उस व्यक्ति में रुचि रखते हैं जिसने इंगर होल्टर की हत्या की थी, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान
सिर्फ इस बात की ओर लाना चाहूंगा कि आगे से इस तरह के किसी भी बयान का मतलब विश्वासघात की तरह लिया जाएगा और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि धंधा अभी मंदा है। हम उन लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते जिनके बारे में हमें नहीं लगता कि हम भरोसा कर सकते हैं। बरगिता ने कुछ नहीं कहा। आज सुबह एक आदमी ने फ़ोन किया और इत्तेफाक से मैंने फ़ोन उठाया। उसने लड़खड़ाती आवाज़ बना के अपनी आवाज़ बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका लहजा पहचान लिया। ये फिर से मिस्टर होली थे और उन्होंने तुमसे बात करने के लिए कहा। बरगिता का सिर ऊपर उठ गया। हैरी, आज? एलेक्स ने अपना चश्मा उतार दिया। तुम्हें पता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए एक खास जगह है बरगिता, और मैं मानता हूं कि मैंने अंदर की बातों को बाहर बताए जाने का काम निजी तौर पर लिया है, थोड़ा व्यक्तिगत रूप से। मुझे उम्मीद थी कि समय के साथ हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे, इसलिए मूर्ख मत बनो और सब कुछ मटियामेट मत करो। क्या उसने नॉर्वे से फोन किया था? काश मैं जाहिर तौर पे कह पाता कि उसने ऐसा किया था, लेकिन ये कहते हुए दुख हो रहा है कि ये एक बेहद स्थानीय लाइन लग रही थी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है बरगिता। इस मामले में किसी भी तरह से कोई प्रासंगिकता नहीं है और वे इसी की तलाश में हैं, है ना? यदि तुम अन्य सभी चीजों के बारे में फालतू बातें करोगी तो इससे इंगर को मदद नहीं मिलेगी। तो क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं मेरी प्रिय बरगिता? बाकी सारी चीजें क्या हैं एलेक्स? वह हैरान दिखा। मुझे लगा कि इंगर ने तुम्हें बताया होगा ड्राइव के बारे में। कौन सी ड्राइव? काम के बाद मुझे लगा कि इंगर मुझे काफी प्रोत्साहन दे रही थी और चीजें कुछ हद तक काबू से बाहर हो गई थीं। मैं बस उसे घर तक छोड़ने वाला था और मेरा इरादा उसे डराने का नहीं था, लेकिन अफसोस कि उसने मेरे छोटे से मजाक को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो एलेक्स, और मुझे नहीं लगता कि मैं जानना भी चाहती हूँ। क्या हैरी ने बताया कि वह कहाँ था? क्या वह वापस फोन करने वाला था? अरे रे रे रे, एक क्षण रुको। तुम उस आदमी को उसके नाम से संबोधित करती हो और जब भी मैं उसके बारे में बात करता हूँ तो तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं। ये क्या चल रहा है? तुम दोनों के बीच कुछ है या क्या? बरगिता ने वेदना में अपने हाथ आपस में रगड़े। वह मेज के ऊपर से उसकी ओर झुका और उसके सिर पर थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने चिढ़कर उसके हाथ को परे कर दिया। ये सब मत करो एलेक्स, तुम बेवकूफ हो और मैं तुम्हें ये पहले भी बता चुकी हूँ। कृपया अगली बार जब वह कॉल करे तो कम बेवकूफ बनना और उससे पूछना कि मैं उस तक कैसे पहुंच सकती हूँ। वह उठी और पैर पटकते हुए बाहर चली गई। जब स्पीडी ने क्रिकेट में प्रवेश किया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बरोज ने बार के पीछे से अपने कंधे उचकाए। वह वहां 2 घंटे से बैठा है, उसने कहा। वह नशे में बहुत धुत है। उनकी नियमित मेज के ठीक कोने में वह आदमी बैठा था जो उसके 2 दोस्तों के अस्पताल पहुंचने का अप्रत्यक्ष कारण था। स्पीडी ने अपने पैरों के पिस्तौलदान में नई HK .45 ACP पिस्तौल महसूस की और मेज पर चला गया। उस आदमी की ठुड्डी उसकी छाती पर लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा है। सामने टेबल पर विस्की की आधी खाली बोतल रखी थी। हाय! स्पीडी चिल्लाया। उस आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसे एक बेवकूफाना सी मुस्कान दी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने नशे में लड़खड़ाती आवाज में कहा। आप गलत टेबल पर बैठे हैं, स्पीडी ने कहा और अपनी बात पर कायम रहा। उसके सामने एक व्यस्त शाम थी और वह इस बेवकूफ द्वारा विलंबित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ग्राहक किसी भी समय आ सकते थे।
मैं चाहता हूँ कि आप पहले मुझे कुछ बताएं, आदमी ने कहा। मैं क्यों बताऊं? स्पीडी ने अपनी पतलून के पैर पर पिस्तौल पर हाथ फेरा। क्योंकि ये वह जगह है जहां तुम दुकानदारी करते हो, क्योंकि तुम अभी अभी आए हो और इसलिए ये दिन का वह समय है जब तुम सबसे अधिक असुरक्षित होते हो, क्योंकि तुम्हारे पास माल होता है और क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी तलाशी इन सभी गवाहों के सामने लूं। तुम जहां हो वहीं रहो। अब जाकर स्पीडी ने हाई पावर की नली देखी जिसे वह आदमी अपनी गोद में पकड़े हुए था और लापरवाही से सीधे उसकी ओर निशाना लगाए हुए था। तुम क्या जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं कि एंड्रू केंसिंगटन ने तुमसे कितनी बार सामान खरीदा और उसने अपनी आखिरी खरीदारी कब की? क्या तुम्हारे पास कोई टेप रिकॉर्डर है पुलिस वाले? पुलिस वाला मुस्कुराया। आराम से। बंदूक की धमकी से ली गई गवाही मायने नहीं रखती। सबसे बुरा बस ये हो सकता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। ठीक है, ठीक है। स्पीडी को महसूस हुआ कि उसे पसीना आने लगा है। उसने अपने पैरों की पिस्तौलदान की दूरी का अंदाजा लगाया। अगर मैंने जो सुना है वह झूठ नहीं है तो वह मर चुका है, तो अब कोई नुकसान नहीं है ना? वह सतर्क था और बहुत ज्यादा नहीं चाहता था। वह सप्ताह में 2 बार खरीदारी करता था, हर बार 1 बैग, नियमित क्रम। यहाँ क्रिकेट खेलने से पहले उसने आखिरी बार खरीदारी कब करी थी? 3 दिन पहले। वह अगले दिन खरीदारी करने जा रहा था। क्या उसने कभी दूसरों से कुछ खरीदा? कभी नहीं। ये मुझे पता है। इस तरह की बात निजी है, कहा जाए तो यह एक गोपनीय मामला है। इसके अलावा वह एक पुलिसकर्मी था और जोखिम उठाने का खतरा शायद ही उठा सकता था। तो जब वह यहाँ था तो उसके पास सामान लगभग खत्म हो चुका था। फिर भी कई दिनों के बाद उसके पास ओवरडोज के लिए पर्याप्त मात्रा थी जो शायद उसकी जान ले लेती अगर केबल ने वो काम न कर दिया होता। इस बात को उसे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा था। उसे इस कबाड़ की जरूरत थी जिसकी वजह से उसे इसे अपनी टांग में लगाना पड़ता था। कौन जानता है, शायद उसके पास वैसे भी कुछ रिजर्व में हो। सिपाही ने थक कर आह भरी। तुम सही कह रहे हो। उसने पिस्तौल अपनी जैकेट की अंदर की जेब में डालते हुए और सामने का शीशा पकड़ते हुए कहा, इस दुनिया में हर चीज इन शायदों से भरी पड़ी है। कोई इस बकवास को हटाकर ये क्यों नहीं कह सकता कि ये ऐसा ही है? बस 2 और 2 जो कुछ भी होता है और बस। मेरा यकीन करो, ये बहुत सारे लोगों के लिए जीवन आसान बना देगा। स्पीडी ने अपनी पतलून का निचला सिरा उठाना शुरू किया, लेकिन फिर अपना इरादा बदल दिया। और सिरिंज का क्या हुआ? पुलिस वाला अपने आप में ही बुदबुदाया। क्या? स्पीडी ने कहा। हमें अपराध स्थल पर कभी कोई सिरिंज नहीं मिला। हो सकता है कि उसने उसे शौचालय में बहा दिया हो, जैसा कि तुमने कहा, एक सतर्क आदमी, तब भी जब वह मरने ही वाला था। क्या आप साझा कर रहे हैं? स्पीडी ने बैठते हुए पूछा। यह तुम्हारा जिगर है, पुलिस वाले ने बोतल को आगे सरकाते हुए कहा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जो नेस्पो का लिखा जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल के अंश 3 के अध्याय 37 और 38। इसके आगे के अध्याय लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।